हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चलें, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपने छात्रों के भविष्य को देखते हुए अब काफ़ी अध्ययन करने के बाद बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये केवल 10वीं की नहीं, इसमें हमने जो वर्कशॉप करवाई है उसमें तीसरी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी तरीके के प्रश्न पत्रों में हम कुछ फंडामेंटल बदलाव करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग पिछले 8 सालों से इस तरीके की कोई भी कार्यशाला बोर्ड में नहीं करवाई गई थी। और अगर हम नेशनल स्टैंडर्ड से तुलना करें तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अप टू मार्क नहीं थे, बल्कि अभी नेशनल लेवल पे एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में जो प्रश्न पत्र बन रहे थे वो मुख्यतः जो रट्टा लगाने वाला सिस्टम होता है उस पर बेस्ड थे। जबकि हम अगर एनईपी की बात करें तो एनईपी कहती है कि आप बच्चे को रोट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 29 और 30 तारीख को 2 दिवसीय कार्यशाला बोर्ड में करवाई और उसमें हमने कुछ नेशनल लेवल के जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, स्किल शेयर इंडिया करके, उनसे हमने रिसोर्स पर्सन्स मंगवाए थे और करीब 58 विशेषज्ञ जो पूरे हिमाचल से हमारे पास आए थे उनके लिए हमने ये कार्यशाला करवाई। इसमें जो मुख्यतः जो चेंजेस आएंगे क्वेश्चन पेपर में वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले जो हमारा प्रश्न पत्र होता था उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होते थे, लेकिन वो पूरे प्रश्न पत्र में बिखरे हुए होते थे। कुछ प्रश्न सेक्शन ए में होते थे, कुछ सेक्शन बी में होते थे, कुछ सेक्शन सी में, कुछ सेक्शन डी में। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी बच्चों को उसको अटेम्प्ट करने में और हमें इवेलुएट करने में। तो अब जो नए प्रश्न पत्र आएंगे प्रतिशतता उतनी रहेगी, 20% ही एमसीक्यूज रहेंगे, लेकिन सेक्शन ए में आएंगे। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम बच्चों को एक OMR शीट, आंसर शीट के अलावा देंगे, ताकि जो बच्चे हमारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उनको OMR शीट का भी एक्सपोजर हो जाए कि इसको किस तरीके से भरा जाता है, किस तरीके से OMR शीट में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल लेवल पे जो इस वक्त जो बोर्ड्स, जो नेशनल लेवल के बोर्ड्स हैं वो जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आजकल डाले जा रहे हैं। एक होते हैं नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरी तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम हॉर्स क्वेश्चंस कहते हैं, जिसको बोलते हैं हायर टेस्टिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है अब बोर्ड के प्रश्न पत्रों में डाला जा रहा है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो लगभग इसमें हमने क्या किया कि कुछ प्रश्न पत्रों को इस तरीके से डिज़ाइन करवाया है कि उसमें इजी क्वेश्चंस भी हों, मॉडरेट क्वेश्चंस भी हों और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हों। तो अगर मैं प्रतिशतता की बात करूं तो लगभग 35% के करीब उसमें इजी क्वेश्चंस रहेंगे, 30 से 35% के करीब मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे और लगभग 25 से 30% के करीब जो है इजी क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि हर लेवल का जो हमारा स्टूडेंट है उन प्रश्न पत्रों को अटेम्प्ट कर सके और पास हो सके। डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने क्यों डाले हैं, हॉर्स क्वेश्चंस हमने क्यों डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं क्योंकि नेशनल लेवल के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे अगर नीट की हम बात करें, जेई की बात करें, तो वहाँ पे जो प्रश्न बच्चों को पूछे जा रहे हैं वो इस लेवल के हैं। तो अक्सर देखा गया है कि हमारे राज्य के बच्चे बोर्ड में तो अच्छी मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जा रहे हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस तरीके के क्वेश्चंस का एक्सपोजर नहीं है, तो वहाँ पे वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए बोर्ड ने ये एक्सरसाइज की कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को एक्सपोज हों और जो हमारे नेशनल लेवल के कंपटीशंस हैं वहाँ पे वो अच्छे से कंपटीशन फाइट कर सकें। कितने वर्ष बाद ये बदलाव जो है बोर्ड के ओर से किए गए हैं? ये 8 साल बाद ये बदलाव हो। सर इसी में और वर्कशॉप भी होगी और कौन करा रहे हैं,
ये हमने अभी पहली वर्कशॉप कराई है, हम ऐसी और वर्कशॉप जो है वो प्लान कर रहे हैं। इसमें दूसरी वर्कशॉप हमारी लगभग 25 सितंबर के आसपास हमने प्लान की है। और उसके अलावा हमारा ये भी प्लान है कि जो हमारे एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्योंकि वो भी बोर्ड का एक अभिन्न हिस्सा है, उनके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि उनके टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हम इस तरीके की वर्कशॉप्स आगे भविष्य में करवाएंगे। जैसे OMR शीट की बात करी आपने, तो उसमें थोड़ा समय लगता है भरने में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बच्चों को? नहीं, टाइम देखिए, क्योंकि पहले भी बच्चा MCQs अटेम्प्ट कर ही रहा था, लेकिन वो हमारी जो आंसर बुक है उसमें कर रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि एक तो वो आंसर बुक में 2-3 पेज बच्चे के उसी में खराब हो जाते थे, तो बच्चों को पेजेस भी कम मिल रहे थे। तो OMR शीट का एक फायदा तो ये रहेगा कि बच्चों को उसका एक्सपोजर हो जाएगा, दूसरा ये है 3-4 पेज बच्चों को उसके लिए बच जाएंगे। तो ये है सर। टैट का रिजल्ट भी आज घोषित किया जा रहा है? जी हाँ, टैट का रिजल्ट भी जो है वो आज घोषित किया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल जो हमारे पास कैंडिडेट अपेयर हुए थे टैट में, वो 41,675 अपेयर हुए थे। उसमें से मतलब इतने लोगों ने अप्लाई किया था। एग्ज़ाम में बैठे थे 37,826 और उसमें एब्सेंट पाए गए थे 3,849। जो पास हुए हैं 4,882 पास हुए हैं और फेल होने वालों की संख्या 32,944 है। इससे कुल कितना फीसदी रिजल्ट है? फीसदी रिजल्ट अगर मैं JBT की बात करूं तो JBT में 15%, लैंग्वेज टीचर में 14%, पंजाबी में 1%, शास्त्री में 4%, TGT आर्ट्स में 9%, TGT मेडिकल में 13%, नॉन मेडिकल में 17% और उर्दू में 71% रिजल्ट था। सर 8 विषयों में से 7 अंडर 20 है, इनमें तक 12 साल 8 साल जब से 2012 से सबसे कम मत बच्चे फीसदी है। क्या मानते हैं, क्या कारण है इस बार इतना कम रिजल्ट रहा? ये देखिए, ये सबसे पहली बात में टैट हम क्यों लेते हैं? टैट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम टीचर्स की एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने आगे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें ये है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल तो हमें उसी प्रकार से रखना पड़ता है, क्योंकि हमें आगे जो हमारे बच्चे हमारा भविष्य है उनको पढ़ाने के लिए हमें क्वालिटी टीचर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारी तरफ से क्वेश्चन पेपर उसी प्रकार से बनाया जाता है और प्रिपरेशन करना तो कैंडिडेट्स है। बदलाव कब से किया जा रहा है? डिफिकल्टी लेवल जो है पहले की जो जर्नी करते थे 25-30 या 45 जो भी करता था विषय में, तो 25-45% तो टैट का रिजल्ट कभी नहीं प्रति विषय, वो भी मतलब कभी एक आधी बार कोई कभी आसान प्रश्न पत्र आ गया हो तो आ गया हो, बट नॉर्मली जो है अगर आप टैट का रिजल्ट देखेंगे ओवरऑल अगर इसको मैं निकालूंगा तो वही वो आपका ना 20% से लेकर 30% के बीच में ओवरऑल रिजल्ट आएगा। जैसे टैट की बात करें, अगर आपकी तरफ से काफ़ी एग्जाम जो दिए जाते हैं जिसमें रिजल्ट 20 से 25% आता है, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों में जो क्वालिटी शिक्षा जो बच्चों को नहीं मिल पा रही है, इस वजह से जो प्राइवेट स्कूल की ओर रुख करना पड़ रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है, तो सर इसके पीछे क्या कारण है? जब आपकी तरफ से तो वेल ट्रेंड मतलब टेस्ट लिए जा रहे हैं। नहीं देखिए, वैसे तो ये प्रश्न जो है वो बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सरकारी शिक्षकों का जो एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है और बाकी उनको जो ट्रेन करने का काम है वो विभाग का होता है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनको रेगुलर इंटरवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। जैसे हमने ये क्वेश्चन पेपर की एक कार्यशाला करवाई है, तो मुझे लगता है कि ऐसी और भी कार्यशालाएं हमें करवानी चाहिए, क्योंकि टीचिंग पैटर्न्स भी अब बदल रहे हैं। अगर आप नई शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें CBE की बात होती है, कैपेसिटी बेस्ड टीचिंग की बात होती है, कैपेसिटी बेस्ड इवेल्युएशन की बात होती है। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारे टीचर्स हैं उनको रेगुलर इंटरवल पे ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है। DLED की सीटों को भरने के लिए सफर होगी, सरकार कुल कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें भर चुकी हैं और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से शुरू होगी? DLED की अगर हम सीटों की बात करें तो टोटल हमारे पास जो है 3 प्रकार की सीट्स होती हैं। इसमें गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, सब्सिडाइज सीट्स होती हैं और नॉन सब्सिडाइज सीट्स होती हैं। तो गवर्नमेंट सीट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 900 सीट्स, सब्सिडाइज में 700 और नॉन सब्सिडाइज में 700, टोटल मिला के 2300 सीट्स थी।
2300 में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 900 में से 773 सीटें भर चुकी हैं। सब्सिडाइज में 700 में से 538 सीटें भर चुकी हैं। नॉन सब्सिडाइज में 700 में से 440 सीटें भर चुकी हैं। टोटल जो अलॉटमेंट है 2300 में से 1751 सीट्स की हो चुकी है, जो कि पिछली बार के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। मतलब इस बार काउंसलिंग में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया है और सीट्स हमारी काफ़ी अच्छी भरी हैं। अब जो बाकी रेजिडुअल सीट्स बची हैं उनके लिए जल्दी ही तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। सर 25 के जो एग्जाम हो गए तो उसमें जैसे केंद्र का सृजन करते हैं तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं, और फिलहाल जैसे आपने डेट भी बढ़ाई एक्सटेंड की है 15 तक की है, क्या दिक्कत आ रही है संबंधित स्कूलों को जो आपको डेट भी बढ़ाने पर ही, और जो पहले इंस्पेक्शन नहीं होती थी परीक्षा केंद्र निर्धारण से पहले, अब ये इंस्पेक्शन है और उसकी फीस भी निर्धारित की गई है। नहीं, देखिए इसमें ना कुछ भ्रम है, वो मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर लेना चाह रहा हूँ। एक सबसे पहली बात है कि कुछ लोगों द्वारा ये बात की जा रही है कि बोर्ड ने एक नई फीस जो है वो सरकारी शिक्षा केंद्रों पे थोप दी है, जिसको वो जो कंटिन्यूएशन फीस है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई नई फीस बोर्ड ने नहीं लगाई है, ये बोर्ड के रेगुलेशंस में बहुत पहले से इसका प्रावधान है। और आजकल के रेट्स की मैं बात करूँ तो 3000 रुपये ये फीस ली जाती है, कंटिन्यूएशन फीस सरकारी स्कूलों से, और इसमें कोई किसी भी प्रकार की से इस फीस को बढ़ाया नहीं गया है। जितनी पहले ली जाती थी उतनी ली जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये फीस ऑफलाइन ली जाती थी, अब हमने इसको ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन क्यों किया? क्योंकि ऑफलाइन प्रक्रिया में मैक्सिमम सरकारी स्कूल जो है इस फीस को जमा नहीं करवाते थे। अब शायद उनको अवेयरनेस नहीं थी या कुछ और कारण था, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उससे क्या हो रहा था कि बोर्ड को लाखों का नुकसान होता था। तो हमने इस प्रक्रिया को इसलिए ऑनलाइन कर दिया है, और उसमें हमने ये मैंडेटरी किया है कि जब आप सेंटर रिन्यूअल के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आपको फीस उसी समय जमा करवानी है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो ऐसा है कि कुछ ऐसे केंद्र हमारे ध्यान में आए थे जो कोविड के दौरान, इमरजेंसी के दौरान सृजित किए गए थे, और उनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई थी, तो उनकी इंस्पेक्शन की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो 2025 में जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के, उन सभी के इंस्पेक्शन करने के बाद ही हम उनको सिलेक्ट करेंगे। सर एक केस भी आया था जिसमें एक ऐसे सेंटर जो हो तो बच्चों को उनके सर्टिफिकेट नहीं दिया था, आपके ध्यान में ये शिकायत आई, आपको उस संदर्भ में क्या कार्य? ये सबसे पहली बात तो यह है कि छात्रों की सुविधा के लिए आपको बता दूं कि जैसा हमने पिछले साल बताया भी था आपको कि 2014 से 2012 से लेके आज तक के सारे सर्टिफिकेट्स हम डिजिलॉकर पे डाल देंगे, तो वो हम डाल चुके हैं। और तो अभी छात्रों को उसमें कोई परेशानी नहीं है। किसी भी छात्र के पास अगर अपना सर्टिफिकेट नहीं है तो वो डिजिलॉकर से भी डाउनलोड कर सकता है। और डिजिलॉकर पे जो हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको पता है वो IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक वैलिड सर्टिफिकेट माना जाता है। और फिर भी अगर किसी छात्र को फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि इस पर्टिकुलर शिकायत में था, तो उसमें हमने निर्देश दिए कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जो सर्टिफिकेट पढ़े हैं उनका सीरियल नंबर कैंसिल किया जाए और छात्रों को डायरेक्ट बोर्ड से सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया